प्रोफेशनल रेसलिंग की लड़ाई झगड़े, गर्म खून और टेस्टोस्टेरोन से भरी दुनिया में परफॉर्मर्स के बीच कभी कभार बैक स्टेज लड़ाई हो जाने की उम्मीद की जा सकती है। इनमें आमतौर पर होने वाली नोकझोंक से लेकर खून खराबा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब अपनी नकली समझी जाने वाली रेसलिंग के लिए मशहूर इंडस्ट्री पर्दे के पीछे हकीकत में हाथापाई पर उतर आती है तो इसे देखना काफी दिलचस्प होता है। ज्यादातर ऐसी लड़ाइयों के बदनाम होने की कुछ असल वजह होती है, जैसे कि ये अपने आप में काफी गलत होती हैं, जिन चीजों के कारण ये लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर जब इस सारे बवाल के बाद धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू होता है। मैं हूं एडम पचेटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 सबसे बदनाम बैक स्टेज प्रो रेसलिंग फाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, स्कॉट स्टाइनर वर्सेस डायमंड डेलास पेज। अगर आप मुझसे ऐसे लोगों की लिस्ट मांगे जिन्हें मैं कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहूंगा तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आएगा स्कॉट स्टाइनर का। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इस बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज के बाद भी बिग बैड बूटी डैडी मेरे सिर को पलक झपकते ही मेरे पीछे घुसा देंगे। शायद आप तब तक ये भी ना कह पाएं कि वे मोटे हैं। 2000 में स्टाइनर को काफी खतरनाक माना जाता था क्योंकि वो असल में एमेच्योर रेसलिंग बैकग्राउंड से आते थे और छोटी सी बात पर तुरंत ही आग बबूला हो जाने की उनकी आदत से सभी को डर लगता था। बिग पापा पंप को हेड नाइट्रो गर्ल किम्बरली पेज की इस बात पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने टैमी सनी सिच के बारे में WCW को ये बता दिया कि उन्हें बैक स्टेज में कुछ नशीली दवाइयाँ मिली हैं, खासतौर पे तब जब सिंच ने इसके बाद होने वाले ड्रग टेस्ट को पास कर लिया। स्कॉटी ने किम्बरली का बिल्डिंग के बाहर और WCW के बाहर भी पीछा किया और इस बात में कोई हैरानी नहीं होती कि इस घटना ने उनके उस समय पति रहे डायमंड डेलास पेज को नाराज कर दिया। DDP ने अपनी पत्नी के लिए खड़े होने का प्रयास किया, भगवान उन्हें शक्ति दे, लेकिन स्टाइनर ने टीवी के लिए हो रहे एक शूट के दौरान बैक स्टेज में उन्हें दिन में ही तारे दिखा दिए और जेनेटिक फ्रीक इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने एक समय डेलास के आई बॉल तक निकालने की भी कोशिश की। नंबर 9, क्रिस जेरिको वर्सेस गोल्डबर्ग। क्रिस जेरिको और गोल्डबर्ग के बीच 1998 से मनमुटाव चला आ रहा था, जब Y2J बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि अल्ट्रा हार्ड स्मैशिंग मशीन के साथ उनका किसी तरह का प्रोग्राम हो जाए, लेकिन गोल्डी का कुछ अलग ही सोचना था और उन्होंने जेरिको के प्लान पर पानी फेर दिया। भले ही उन्हें एक दूसरे का सामना करना पड़े जिसमें क्रूजरवेट चैंपियन को आसानी से हारने के लिए कहा गया। 5 साल तेजी से बीत गए और दोनों WWE में रॉ रोस्टर के मेंबर के रूप में काम कर रहे थे। WWE में अपने काम की शुरुआत में ही गोल्डबर्ग को जेरिको के काम के बारे में बुरा भला कहते हुए पाया गया, जिसके कारण दोनों के बीच बैक स्टेज टकराव हुआ। जेरिको ने अपने जानी दुश्मन को बताया कि अब वे WCW में नहीं हैं और चीजें बदल गई हैं। जब वो बहस कर रहे थे, गोल्डबर्ग ने जेरिको को गले से पकड़ लिया, जिससे आयातोला ऑफ रॉक एंड रोला ने उन्हें दूर धकेल दिया। पुराने NFL लाइनमैन ने तब जोर लगाकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन जेरिको ने उन्हें फ्रंट फेस लॉक में तब तक पकड़े रखा जब तक कि अन्य रेसलर्स वहां नहीं पहुंच गए और झगड़े को शांत किया। जेरिको ने बाद में बताया कि वे इस बात से बहुत डर गए थे कि उनसे लंबे चौड़े बड़े गोल्डबर्ग अगर छूट जाते तो फिर उनका क्या हाल होता, लेकिन कदकाठी में छोटे जेरिको के लिए ये एक बड़ी बात थी। शुक्र है दोनों ने मामले को सुलझाया और बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक साथ काम किया। नंबर 8, रिक रूड वर्सेस द अल्टीमेट वॉरियर। द अल्टीमेट वॉरियर ने वापसी की और ऐसी वापसी की कि रिकॉर्ड टाइम में अपने विरोधियों को हराते गए और इस दौरान उन्हें रेसलिंग के सबसे ताकतवर इंसान के तौर पे दिखाया गया। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि असल जिंदगी में जिम हेलविग को एक सख्त शख्सियत के रूप में नहीं देखा जाता था। कम से कम उस तरह से तो नहीं जैसे अपनी भयानक मूंछों के लिए मशहूर आर्म रेसलिंग एक्सपर्ट और बार फाइट के दिग्गज रिक रूड थे। रेविशिंग रिक और द वॉरियर ने अपने WWE के सबसे अच्छे दौर में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा काम किया और जहां वो दोनों इस दौरान रिंग में कमाल करते थे, वहीं लॉकर रूम में बात ऐसी थी कि वो कभी एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते थे। रूड की असल समस्या ये थी कि वॉरियर मैच के दौरान रिंग में कुछ ज्यादा ही गंभीरता से पेश आते थे और उनकी इसी कठोरता की वजह से एक बार चोट लगने के बाद रूड ने बिग जिम को थोड़ा आराम से काम करने के लिए कहा। वॉरियर ने रूड से असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एक सच्चे वॉरियर हैं और इसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। रूड ने वही किया जो उनके कई साथी करना पसंद करते और नियॉन कलर में डूबे मंद बुद्धि को एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया और उसके बाद शायद मुझे लगता है वो जिम की स्पोर्ट्स कार में एक खूबसूरत लड़की के साथ सिगरेट पीते हुए सनसेट का मजा ले रहे होंगे। नंबर 7, ऑसम कॉन्ग वर्सेस बबा द लव स्पंज। मुझे पूरा यकीन है कि बबा द लव स्पंज एक ऐसा नाम है जिसे आप यहाँ बिल्कुल भी देखने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। सच कहा ना, बबा द लव स्पंज
वो आदमी है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त हल्क होगन को अपनी ही पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए फिल्माने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। फ्लोरिडा के डीजे ने 2010 की शुरुआत में बैक स्टेज इंटरव्यूअर के रूप में टीएनए के लिए काम करना शुरू किया था। इसके कुछ हफ्ते बाद ही सो कॉल्ड लव स्पंज एक ऐसी स्थिति में फंसे जहां उन्हें खुद से नाराज ऑसम कॉन्ग के साथ लॉकर रूम में रहना पड़ा। पुरानी नॉकआउट चैंपियन को हेटी में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में कही गई कुछ बहुत ही घटिया बातों की वजह से बबा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इस बारे में बात करना चाहती थी। कॉन्ग ने अर्थक्वेक रिलीफ के लिए अभी अभी एक फंड रेजर में भाग लिया था और वो बेहद थकी हुई और इमोशनल महसूस कर रही थी। बबा को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए उन्होंने बबा को ठोक पीट कर बराबर कर दिया। टीएनए ने उन दोनों को घर भेज दिया। कुछ ही महीने बाद बबा द बैंड के पर्सनल बैक स्टेज इंटरव्यूअर के रूप में लौटे और कॉन्ग के साथ एक और लड़ाई के बाद जल्द ही उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन इस बार काउहेड शो में दोनों के बीच सिर्फ बहस हुई थी। टीएनए चाहता था कि वो अपनी लड़ाई पर कोई कहानी बनाए, लेकिन कॉन्ग ने दिमाग से काम लिया और ऐसा करने से साफ मना कर दिया। नंबर 6, पॉल ऑर्ंडोफ वर्सेस वेडर। बिग वैन वेडर को उन दिनों एक बुली माना जाता था, न केवल रिंग में मौजूद बदनसीब कमजोर रेसलर्स के लिए जिन्हें वो बुरी तरह मारते पीटते थे, बल्कि कभी कभी बैक स्टेज काम करने वाले लोगों के लिए भी। पॉल ऑर्ंडोफ 90 के दशक में सिर्फ एक रेसलर ही नहीं बल्कि एक एजेंट भी थे। जब उनका सामना आक्रामक मैस्टरडॉन से हुआ, शुरू में हुई गलतफहमी के चलते सारा मामला हुआ। ऑर्ंडोफ को लग रहा था कि वेडर देर से आए थे, जबकि वे खुद इस बात से अनजान थे कि पूर्व WCW हैवीवेट चैंपियन को असल में एरिक बिशॉफ ने पहले से ही प्लान किया गया फोटो शूट करने के लिए कहा था। मिस्टर वंडरफुल को देर शाम को एक इंटरव्यू शूट के लिए वेडर की जरूरत थी और जब वेडर ने इसे पोस्टपोन करने की कोशिश की तो ऑर्ंडोफ गुस्से से चिल्लाने लगे, जिसके बाद वेडर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वेडर इस बात से परेशान थे कि शायद उन्होंने इतने अनुभवी रेसलर को थप्पड़ मारकर चोट पहुंचा दी है, लेकिन अब उन्हें ये कौन समझाता कि उनको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ठीक इसके बाद ऑर्ंडोफ ने वेडर को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें चप्पल पहने हुए बार बार उसके चेहरे पर लात मारना भी शामिल था। और यही WCW में वेडर का अंत था, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा जुर्माना भरने या लड़ाई में शामिल होने के कारण सस्पेंशन से बाहर बैठने के बजाय प्रमोशन छोड़ने का फैसला किया। नंबर 5, रिक फ्लेयर वर्सेस एरिक बिशॉफ। असल में ये जानकर आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि WCW में एरिक बिशॉफ जैसे चिड़चिड़े मैनेजर के साथ लोगों ने मारपीट की होगी। इजी ई ने विंस मैकमैन को WCW पे-पर-व्यू पर लाइव आकर लड़ने की चुनौती दी, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और यहाँ तक कि सबसे टॉप टैलेंट को भी ये मौका कम ही मिलता है, जैसे दिग्गज रिक फ्लेयर जिन्हें बिशॉफ ने बेहद अपमानित किया था और रिक ने उनके खिलाफ नेचर बॉय मिस्टर नाइट्रो की शूटिंग के बाद मुकदमा भी कर दिया। 1998 में उनके बीच मनमुटाव तब भी साफ देखा जा सकता था जब 4 साल बाद एरिक बिशॉफ रॉ के जनरल मैनेजर के तौर पे वापस आए, क्योंकि स्लिक रिक को एन एंडरसन के साथ मिलकर अपने पुराने बॉस पर हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगा। बिशॉफ के अनुसार फ्लेयर के अचानक किए गए इस हमले से वो चौंक गए, क्योंकि एक तो वो ऑफिस में टेलीफोन पर बात कर रहे थे और दूसरा उनका मानना था कि उस समय उनके और रिक के बीच ठीक ठाक संबंध थे। कंफ्यूज्ड बिशॉफ ने पलटकर हमला नहीं किया। हालांकि फ्लेयर का कोई भी मुक्का उन्हें सही से नहीं लगा और इतने में रोड एजेंट सार्जेंट स्लॉटर बीच बचाव करने पहुंच गए। बिशॉफ को तो समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है, लेकिन शुक्र है कि धीरे धीरे रिक का गुस्सा शांत हुआ और उसके बाद दोनों के बीच चीजें ठीक हुई, यहाँ तक कि वो दोस्त बन गए और रिक ने ये सारी बातें भुला दी। नंबर 4, एडी गुरेरो एंड कर्ट एंगल। एडी गुरेरो और कर्ट एंगल ने 2004 में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा काम किया। रेसलमेनिया, समरस्लैम, स्मैकडाउन के कई एपिसोड और टीवी पर ना आने वाले लाइव इवेंट्स पर साल भर एक दूसरे का सामना करते रहे। जब भी वे एक दूसरे से भिड़ते तो रिंग में कमाल का जादू किया करते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में लैटिनो हिट और ओलंपिक हीरो के बीच सब ठीक नहीं था। गुरेरो इस बात से परेशान थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके मैचों में एंगल उनके साथ बहुत गुस्से से पेश आ रहे थे, जबकि कर्ट का मानना था कि वो तो रिंग में एडी को ढो रहे थे, क्योंकि गुरेरो उस समय चोटिल थे और शारीरिक रूप से मुश्किलों का सामना कर रहे थे। स्मैकडाउन की टेपिंग के दौरान बैक स्टेज में चीजें तब और ज्यादा बिगड़ गईं जब उनकी एक कहानी के दौरान कुछ गलत फहमी हो गई, जिसमें बिग शो और लूथर रेंस भी मौजूद थे। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और एंगल ने गुरेरो को धक्का दे दिया, जिससे एडी को डबल लेग टेक डाउन करने की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा, कोशिश की, लेकिन कर्ट के बारे में तो आपको पता ही है, वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अमेच्योर रेसलर जो ठहरे। ऐसा करना एडी की एक बड़ी भूल साबित हुई। उन्होंने आसानी से गुरेरो को फ्रंट फेस लॉक में पकड़ लिया और तब तक पकड़े रखा जब तक द वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट ने आकर उन्हें नहीं छुड़ाया। उन्हें स्मैकडाउन के बाकी रेसलर्स ने भी अलग किया। बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो दोनों दोस्त बन गए। नंबर 3, ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स।
और अब प्रोफेसर माइकल्स और हार्ट्स के साथ वर्किंग योरसेल्फ इनटू अ शूट 101 क्लास का समय है। शॉन और ब्रेट ने WWE के 90 के दशक के बीच में न्यू जनरेशन एरा के दौरान सबसे बेहतरीन, कंपनी के सबसे चहीते और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला परफॉर्मर बनने के लिए प्रोफेशनल लड़ाई करने का फैसला लिया। लेकिन जब उन्होंने अपने लंबे समय से चले आ रहे ऑन स्क्रीन झगड़े को और ज्यादा रियल दिखाना चाहा, तो चीजें हाथ से बाहर निकलने लगी। जब हार्ट ब्रेक किड ने हार्ट एंजॉइंग सम सनी डेज कहकर ये इशारा किया कि ब्रेट का WWE डीवा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब द हिटमैन ने यह साफ कर दिया कि माइकल्स के साथ असल में हाथापाई भी हो सकती है। जून 1997 में रॉ टेपिंग के दौरान बैक स्टेज में ब्रेट ने HBK के लॉकर रूम में धावा बोल दिया और दोनों आपस में बहस करने लगे और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हार्ट ने माइकल्स की जमकर धुलाई की, उन्हें घूंसों से पीटा और बॉय टॉय के सुंदर बालों को पकड़कर नोच डाला, इससे पहले कि जेरी ब्रिस्को, पैट पैटरसन और बाकी रेसलर्स आकर उन्हें छुड़ा पाते। दोनों लोग शूटिंग को बीच में ही छोड़कर वापस चले गए और शो में दिखाई तक नहीं दिए। बाद में शॉन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर मुकदमा करने की धमकी दी और इसका कारण बताया अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट को। आखिरकार जब दोनों थोड़ा शांत हुए तो चीजें ठीक होने लगी, लेकिन फिर आपको तो पता ही है ना। नंबर 2, द डायनामाइट किड वर्सेस जैक्स रूगो। डायनामाइट किड वैसे WWE लॉकर रूम में सबसे लंबे चौड़े तो नहीं थे, लेकिन टॉम बेलिंगटन को ऐसा लगा कि मानो जैसे वो 10 फीट लंबे हैं और कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। अपने कजिन डेवी बॉय स्मिथ की तरह ही वो भी अपने बेरहमी के लिए बदनाम थे। डायनामाइट को लोग आक्रामक स्वभाव का समझते थे, लेकिन उनके घटिया मजाक का शिकार बनने के बाद कईयों ने उन्हें चुनौती दी। एक बार जब द रूगो ब्रदर्स बैक स्टेज आए तो उन्हें अपने कपड़े कटे हुए मिले और वे तुरंत समझ गए कि ये ब्रिटिश बुलडॉग्स का काम है। फ्रेंच कैनेडियंस इससे पहले भी कई बार डायनामाइट के घटिया मजाक का शिकार बन चुके थे और ये वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ ही डाली, या फिर मूस की कमर। असल में मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि मॉन्ट्रियल में उनके पास कौन सा जानवर है, लेकिन असल में उनके कपड़े फाड़ने के पीछे कर्ट मिस्टर परफेक्ट हेनिक का हाथ था। लेकिन रूगो ब्रदर्स ने गलत इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से डायनामाइट उन पर बहुत भड़क गए और जैक्स रूगो को जमकर पीटा और बेइज्जत कर दिया। कुछ हफ्तों बाद ही जैक्स ने अपना बदला ले लिया। उन्होंने अपने हाथों में सिक्के भरकर ऐसा घूसा मारा कि डायनामाइट किड का जबड़ा हिला दिया। इसमें बिलिंगटन के कई दांत टूट गए। इसके कुछ हफ्तों बाद विंस मैकमैन ने उन सभी को एक मीटिंग में बुलाया और दोनों के बीच समझौता कराया और टॉम के नए दांतों के लिए जैक्स पैसे देने को मान गए। नंबर 1, CM पंक एंड एस स्टील वर्सेस द एलीट। और अब हम सबसे हालिया बैकस्टेज बवाल के बारे में बात करते हैं, जो कि लोगों के बीच बड़ी तेजी से बदनाम हो गया। प्रोफेशनल रेसलिंग में शानदार वापसी करने के लगभग 1 साल बाद CM पंक ने ऑल आउट 2022 के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बहुत ही तीखी टिप्पणियों के साथ विवाद खड़ा कर दिया। साफ शब्दों में कहें तो द स्ट्रेट एज सुपरस्टार ने कोल्ट कबाना और हैंगमैन एडम पेज के साथ अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में खुलकर बात की और साथ ही कंपनी के कुछ EVP के बारे में भी, कि जिसका साफ इशारा केनी ओमेगा और यंग बक्स की तरफ था। जब पंक अपने लॉकर रूम में वापस आए तो एलीट मेंबर्स ने उन्हें घेर लिया। एलीट मेंबर्स के साथ AEW की चीफ लीगल ऑफिसर मेकर परेक और टैलेंट रिलेशंस हेड क्रिस्टोफर डेनियल्स भी मौजूद थे। माहौल अचानक गर्मा गया और खबरों की माने तो नए AEW चैंपियन ने पहला पंच मारा। इस अफरा तफरी में बैक स्टेज प्रोड्यूसर और लंबे समय से पंक के भरोसेमंद साथी रहे एस स्टील पर आरोप है कि उन्होंने ओमेगा को काट लिया और जैक्सन पर एक कुर्सी फेंकी जो उनकी आंख में जा लगी। बहुत से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और कानूनी कार्यवाही की धमकी भी दी गई, जिसके बाद रोस्टर को 2 हिस्सों में बांट देने वाली बहस हुई और कुछ का मानना था कि सेकंड सिटी सेंट को शायद अब वापस नहीं आने दिया जाएगा। सुनो पंक, अगर आपको सच में ही लड़ाई करनी है तो जाकर UFC में क्यों नहीं लड़ते? अरे लेकिन एक सेकंड, कुछ याद आ गया।